गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ गरिमा आलूवालिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूज़फुल हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब भी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको बनने से लेके अब तक उसमें जो भी संशोधन किए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्ट और बहुत सारी घटनाएं उस टाइम पे आई हैं। तो हम उसी एक्ट्स उन्हीं घटनाओं से आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। तो मैं रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इसका एक संवैधानिक महत्व था। इस एक्ट के थ्रू पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी वर्क थे उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए की दिशा में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उठाया गया पहला स्टेप था कि इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने की दिशा में पहला स्टेप उठाया था। उसके साथ ही साथ क्या किया था, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि पूरे के पूरे हर स्टेट अलग अलग हैं और अलग अलग स्टेट के साथ वहाँ पे क्या होते थे, गवर्नर होते थे। गवर्नर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि आज के समय में हम चीफ मिनिस्टर्स को ले लें। वो क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं। तो इस एक्ट में 1770 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, जो गवर्नर का पद था उस पद को बढ़ा करके, जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को बढ़ा करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। मतलब पहले सभी गवर्नर क्या थे, एक सा दर्जा था, लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या पद दे दिया गया था, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। क्वेश्चन सीधे आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर इसी के साथ साथ क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन किया गया। अब ये बात आती है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो गवर्नर जनरल के अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था। मतलब वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया था, जो क्या था, एक जो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम क्या करती थी, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये एक तरह की कैबिनेट की तरह काम करती थी। जैसे कि आज के समय क्या होता है, आज के समय में प्रधानमंत्री होते हैं कैबिनेट्स में और उनके अंडर में क्या होते हैं, और मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब क्या होते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको सलाह देने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ये क्या करती थी, गवर्नर को एडवाइस देने के लिए, उसको डिसीज़न देने के लिए बनाई गई थी कि अगर आपको गवर्नर को कोई सलाह मशवरा करना है, कोई रणनीति तैयार करनी है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे सपोर्ट कर देती थी। फिर ये कुछ खास नहीं है टॉप पॉइंट, बट फिर भी जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उनके अंडर में कर दिया था। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर उसी का पद बढ़ा करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो क्या थे, पहले गवर्नर थे। और इन्हीं के लिए क्या बनी थी, चार मेंबर थे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती थी, गवर्नर जनरल को एडवाइस देने के लिए बनाई गई थी। फिर इसी एक्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना हुई थी और ये एक कैसी थी, एक अपेक्स कोर्ट थी। मतलब
ये था कि जैसे अभी हम देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, अपर कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। कोई डिसीज़न अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो इज़ अ फाइनल डिसीज़न। लेकिन उस समय क्या था, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक प्राइमल काउंसिल होती थी जिसका संबंध सीधा का सीधे ब्रिटेन से होता था। इसमें क्या होता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीज़न ले लिया है तो क्या करता था, प्राइमल काउंसिल उस पर फिर से एक डिसीज़न ले सकती थी। तो ये कब बनी थी, 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई थी। और साथ ही साथ जो भी कंपनी के अफेयर्स थे, जो कंपनी काम के साथ साथ क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ के लोग क्या करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम तो करते थे और साथ ही साथ क्या करने लगे, प्राइवेट काम भी करने लगे। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा नियम बनाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो अब केवल प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, वो केवल कंपनी के लिए काम करेंगे, कोई भी प्रकार की प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब ये क्या करते थे, यहाँ के जो वर्कर थे अगर वो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो उनको गोल्ड की सप्लाई करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी है तो कंपनी के साथ साथ वो क्या करते थे, अपना प्राइवेट काम भी करते थे, मतलब बिना कंपनी के परमिशन के वो क्या कर सकते थे, किसी और को गोल्ड बेच सकते थे। फॉर एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए हमको चाय जो है वो इंडिया से यूरोप सेल करनी है, तो अब वहाँ के एम्प्लॉय अब लोग क्या करने लगे थे, धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, तो वो सीधा क्या करते थे, यूरोप को कांटेक्ट करके उस चीज़ को डिलीवर और सेल कर सकते थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंपनी के अफेयर्स थे और हाँ जो अफेयर्स थे वो और बिजनेस जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डाउन होने लगा, कंपनी की अर्निंग धीरे धीरे कम होने लगी। तो जिस कारण कंपनी को ये नियम लागू करना पड़ा कि यहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उसको ये ऑर्डर दिया गया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऑर्डर दिया कि वो अपने पूरे रेवेन्यू का लेखा जोखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे। कि मतलब जो भी चीज़ है वो किसको सबमिट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे, ताकि जो भी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज हैं, मतलब फाइनेंशियल जो अप डाउन्स हो रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये था 1773 के एक्ट के थ्रू ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स के आउटकम्स क्या क्या आए थे, तो फर्स्ट आउटकम है इसका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन का मीन हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से है। अभी तक क्या था कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ, हाँ, तो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये सब क्या थे, सब में गवर्नर इक्वल थे। लेकिन 1773 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो इनकी पावर थी, बंगाल के गवर्नर की पावर जो थी, बंगाल वाले भाग का जो पावर था वो क्या हो गई थी, बढ़ा दी गई थी, ज़्यादा हो गया था। और बॉम्बे और यहाँ देखिए ये इस पार्ट की पावर क्या हो गई थी, बढ़ा दी गई थी। तो जो बॉम्बे और मद्रास वाला भाग था उसको क्या कर दिया था, सबऑर्डिनेट कर दिया था किसके अंदर में, आपके बंगाल के अंदर में। दूसरा एंटी करप्शन, वही करप्शन का मतलब एंटी करप्शन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंपनी में जो भी करप्शन हो रहे हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। ये चीज़ और याद रखने की है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, पहली बार 1773 का जो एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट किया जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, इसमें पहली बार कोशिश क्या की गई थी कि इसके जो भी अफेयर्स हैं उसे रेगुलेट किया जा सके। देखिए जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक कैसी थी, प्राइवेट बिजनेस कंपनी थी, यहाँ हिंदुस्तान में क्या आई थी, बिजनेस करने आई थी, ठीक। तो उसने
जो भी बिजनेस कंपनी थी, तो उसने जाकर हिंदुस्तान पर पूरा का पूरा, ये पूरे हिंदुस्तान पर उसने क्या किया, अपना पूरा का पूरा शासन स्थापित किया था। तो प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और उसके साथ साथ क्या, सिस्टम जुडिशरी, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देना। तो ये 4 मेन आउटकम थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। ठीक, अब हम आगे देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए, ये एक्ट इस्टेब्लिश किया, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, उन कमियों को दूर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें सबसे पहला काम क्या था, इसके इस्टेब्लिश जो किया था, इस पर पहला वर्क यह हुआ कि इसमें क्या किया गया था, इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग करना मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को अलग अलग कर दिया, कि राजनीतिक मैटर कोई और देखेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स को कोई और देखेगा। और इसमें सेकंड चीज़ क्या हो गई थी, कोर्ट डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो केवल क्या देखेगा, कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। ठीक, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो आपका कमर्शियल फंक्शन को देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो केवल क्या देखेगा, आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। इसी कारण इसको क्या बोला गया, डबल गवर्नमेंट बोला गया, द्वैध शासन भी बोला गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, सीधा का सीधा जो भी कंट्रोलेशन था वो क्या, उसने बोला कि पूरा कंट्रोलेशन किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थापित कर लिया। इंडिया की जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पहले क्या होता था, पहले हिंदुस्तान था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्टिविटी थी वो बीच में मीडियम कौन बन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे करेंगे, हिंदुस्तान के साथ करेंगे। लेकिन पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया था पूरी तरह से। जो कंट्रोल है, अब क्या बता दिया कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में अपना स्थापित करेगा। उसके साथ ही साथ, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी, गवर्नर की काउंसिल खोली गई थी मद्रास और बॉम्बे में, जिसको क्या कर दिया गया था, आपके इसके अंडर में कर दिया गया था, बंगाल के अंडर में कर दिया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट के आउटकम्स क्या थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वही कि 2 तरह से इसको बांट दिया गया था। ठीक, वो 2 टाइप कौन कौन से थे अभी हमने देखें, एक था आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल, और डबल गवर्नमेंट को लेके क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था, द्वैध शासन प्रणाली किससे संबंधित है या डबल गवर्नमेंट किससे संबंधित है, तो वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड है। तो डबल गवर्नमेंट का भी वही मतलब है कि जो कमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो केवल कमर्शियल फंक्शन को देखेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो केवल पॉलिटिकल फंक्शन को देखेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।